नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हमारा सबका प्रयास है कि हम निर्दोष खेती करें, हम ऐसी खेती करें इसमें किसी तरह की विषाक्तता ना हो, विषप्रभाव ना हो, पूरे तरह की उसमें पोषक तत्व हो, हमारे लिए वो स्वास्थ्यकारी हो, हमारे को वो पोषक तत्व तो दे ही दे, लेकिन उसके साथ में किसी तरह के विषयों से हमें संक्रमित ना करे। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग जैसे जैसे हमारी खेती में बढ़ता जा रहा है, हमारे जल में बढ़ता जा रहा है, उसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे। वैसे पानी की बात करें तो आजकल पानी की कमी बहुत तेजी से हो रही है। हमारे देश के करीब 300 शहर ऐसे हैं जहाँ पानी का क्राइसिस शुरू हो गया है। हम भूमिगत स्रोतों से जिस पानी का प्रयोग करते हैं उसमें 80% का प्रयोग तो हम खेती के लिए करते हैं या फिर औद्योगिक जगत के लिए करते हैं। पीने के लिए तो 12-15% का प्रयोग करते हैं, और नहाने धोने का भी कर लीजिए आप प्रयास, हम यदि जोड़ लें तो पीने के लिए तो हम भूमिगत जल स्रोत का बहुत कम मात्रा में प्रयोग कर पा रहे हैं। खेती के लिए इसका अधिक प्रयोग हो रहा है, लेकिन खेती के लिए पर्याप्त भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है, या फिर जो भी उपलब्ध है वो भारी होता जा रहा है। उसमें जो खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है, और यदि उसका निरंतर हम खेती में प्रयोग करते हैं तो खेती पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी और हमारी खराब होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। मिट्टी हमारी ऊसर बनती जा रही है, मिट्टी अपनी फर्टिलिटी क्षमता है वो गंवाती जा रही है। तो ऐसे में यदि आप ऐसे स्थान में रहते हैं या पानी का क्राइसिस है, पानी भारी है, पानी में मिनरल्स ज्यादा हैं, ऊसर भूमि है और आप खेती लेना चाहते हैं, तो उसके आज मैं थोड़े से गुण बताऊंगा। ऐसी मिट्टी में आप हमारा जो गोबर की राख का भस्म संपूर्ण है उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे उसको भी ना भी चाहें तो भी आप गोबर, गाय के गोबर का जो पक्का खाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं, गाय के मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अद्भुत है। हजारों सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि जिस मिट्टी को, जिस खेत की मिट्टी को गाय के गोबर की खाद उपलब्ध होती रहती है, गाय इसमें विचरण करती है, मूत्र का त्याग करती है, उस मिट्टी की जो पोषकता है, उस मिट्टी का उपजाऊपन सतत बना रहता है, उसमें किसी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके पास गाय है तो गाय के गोबर का प्रयोग करते रहिए और आपको अच्छी उत्पादकता उस जमीन से मिलती रहेगी। लेकिन आज हम गायों की संख्या देख रहे हैं घटती जा रही है। पहले तो पशुपालन और किसानी का जो काम है वही होता था। घर परिवार के लोग कृषि का कार्य करते थे, घर के कुछ सदस्य पशुपालन का काम करते थे। इससे बच्चों को, परिवार को, समाज को काफी मात्रा में दूध, दही, घी सब कुछ सहजता से घर में उपलब्ध हो जाता था। दूध बेचने की प्रथा तो हमारे यहाँ थी नहीं। अभी 30-40 साल पहले तक हम दूध नहीं बेचते थे। छाछ को तो आस पास से बांटना हमारा परम कर्तव्य होता था। छाछ है, दही है, हम निःशुल्क बांटते थे। यदि किसी को जरूरत हो तो दूध भी हम बांटते रहते थे। लेकिन अब तो दूध को व्यवसाय बना लिया है, और जब से व्यवसाय बनाया तब से बहुत लोगों ने, बहुत किसान, कृषि का कार्य करने वाले मित्र हैं, उन्होंने पशु रखना भी छोड़ दिया है। पशु रखते हैं दूध बेचने के लिए, और पशु में भी यदि देखें तो देसी गाय को छोड़ के हमने दूसरी गाय रखना शुरू कर दिया या भैंस रखना शुरू कर दिया। तो भैंस के या दूसरे गाय के गोबर, गौमूत्र में वो ताकत नहीं है, वो पोषक तत्व नहीं है जो मिट्टी को उपजाऊ बना सके। उसके साथ कई तरह की परेशानियां भी खड़ी हो जाती है। मिट्टी में कई तरह के रोग कारक जीवाणु आ जाते हैं, कुछ कीट भी आ जाते हैं, ये हम देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन यदि आप ऊसर भूमि में भारी जल की जो खेती है, भूमि है, उसमें खेती लेना चाहते हो तो आप देसी गाय के गोबर का, गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गोबर है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप निरंतर प्रत्येक फसल से पहले 5 से 10 टन के आसपास गला सड़ा जो गाय का गोबर खाद होती है उसका प्रयोग करते रहिए। गाय के गोबर में आपको अपनी मिट्टी को ह्यूमस भी मिल जाएगा और ऑर्गेनिक कार्बन भी मिल जाएगा। उसमें सब पोषक जो जरूरी पोषक हैं वो भी सहजता से मिल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि गाय का ये गोबर पूरी तरह से गड़ जाता है, उसका पूरी तरह से डिकम्पोजिशन अपघटन हो जाता है, तो उसमें वृद्धिकारक रसायन भी आ जाते हैं, उसमें ह्यूमस भी आ जाता है। ह्यूमस को लेकर आजकल बहुत सारी रिसर्च भी चल रही हैं, और बहुत सारे किसान हैं इसको लेकर बहुत गंभीर भी हैं। तो वो गाय के सड़े गड़े गोबर में वैसे ही आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक तत्व जहाँ भी हैं उसके गलने सड़ने से ऑर्गेनिक ह्यूमस है, चाहे फ्लूविक एसिड है, ये सहजता से
पैदा हो जाते हैं, तो मिट्टी में आ जाता है, उससे आपकी फसलों को एक विशेष सपोर्ट मिलती है। गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तो रहते ही रहते हैं, कैल्शियम है, पोटाशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, सारी सहजता से सारे तत्व उसमें मिल जाते हैं। सारे जो जरूरी पोषक तत्व हैं, 14 जो पोषक तत्व माने गए हैं, वो गाय के गोबर से मिल जाते हैं। गाय के गोबर में कई ऐसे जैव रसायन भी हैं, वो अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। गाय के गोबर में, गौमूत्र में कई तरह के रोगों से बचाव के रसायन भी उपलब्ध रहते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं, एंटीसाइडल्स भी हैं, बैक्टीरियासाइडल भी है, सब फंगिसाइडल हैं। और हम तो उनको अपने लिए, मानवीय स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग को मेरे बताने से नहीं, सब जानते हैं। इन पे सैकड़ों रिसर्चें भी हुई हैं, उन एविडेंसों से, रिसर्चों से भी बात सिद्ध हुई है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गोबर नहीं है, और आप, जो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, गाय के गोबर की जो राख है संपूर्ण, उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से आप वही ले सकते हैं। इसकी हमने इसको एक्सट्रैक्ट के रूप में तैयार किया है। हमने कम से कम इसकी जो जरूरत की आपको पड़े, ये प्रयास हमने किया है। इसलिए इसकी 1 से 1.5 किलो की जो मात्रा है, वो आपके 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। आपने कैसे प्रयोग करना है, ये रहता है। प्रयोग करने के लिए आप 1-1.5 किलो के आसपास गोबर की राख संपूर्ण है, वो ले लीजिए। इसमें गोबर की राख तो है ही है, गोबर भी है, गोबर का सत्व भी है। इसमें इसके साथ में 12-13 तरह की विशेष जड़ी बूटी है। विशेष कोई ऐसी नहीं गोपनीय है, विशेष में से सीवीड्स है, मोरिंगा है, जामुन की पत्तियां हैं, एलोवेरा है, ऐसे 12-13 तरह की विशेष जड़ी बूटियां हैं। इनका एक्सट्रैक्ट भी है। ये एक्सट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रकृति में, ये प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, इनमें मिट्टी को देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मिट्टी से पैदा हुई है। गोबर में अपने संपूर्ण पोषक तत्व हैं। सीवीड्स को हम वैसे जानते हैं, जो समुद्री खरपतवार है, उसमें भी बहुत तरह के जीवाणु पोषक तत्व रहते हैं। मोरिंगा तो है ही है, मोरिंगा को संपूर्ण आहार कहा गया है। तो ऐसा हमने तैयार किया है। इसको प्रयोग कैसे करना है, करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप खेत की तैयारी करने वाले, कोई भी फसल लगाने वाले, चाहे वो साग सब्जी है, कोई फसल है, या कोई फल की पेड़ का आप रोपण करना चाह रहे हैं, या फिर फल आपके पास ऑलरेडी है, तो आपने प्रथम बार के लिए कोशिश करनी है, पर एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 20 केजी, 50 केजी, 100 केजी, जितना भी गोबर की खाद मिल जाए। यदि गोबर की खाद नहीं मिल जाए, तो फसल अवशिष्ट लीजिए। फसल अवशिष्ट का तरीका यही है कि आप अपने खेत के बगल में एक गड्ढा बना लीजिए। पक्का गड्ढा हो तो भी चलेगा, कच्चा गड्ढा तो भी चलेगा। उसमें जो भी बेमौसम के हिसाब से पत्तियां झड़ती हैं, चाहे वो पतझड़ हो या कोई हो, या और फसल अवशेष आपके पास बचता है, तो उसमें डालते रहिए। उसमें गौमूत्र भी डालते रहिए, और समय समय पर आप जो हमारा गौमूत्र की जो भस्म है, गौमूत्र की जो क्षार है, वो पानी में घोल के वो डालते रहिए, क्योंकि इससे डिकम्पोजिशन बहुत तेज हो जाता है। जो अपघटन की क्रिया है, बहुत तेजी से हो जाती है, और वो खाद बन जाते हैं। तो आप वो ले सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा इतना अभी इससे जो लंबे उसमें मत पड़िए। आप 10-20 केजी, 50 केजी, जितना भी गोबर की राख में खाद मिल जाए, वो ले लीजिए। और उसमें 1 से 1.5 किलो के आसपास जो हमारा गोबर की राख भस्म पाउडर है, संपूर्ण जो पाउडर है, उसको मिला दीजिए, और उसको 2-4-5 घंटे मिक्स होने दीजिए। चाहे शाम को मिला दीजिए, सुबह उसका सिंचाई के साथ, और मिट्टी में दे दीजिए। मिट्टी में दे के जब मिट्टी तैयार हो जाए, आप उसके साथ में एक और प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें मिट्टी को और पोषक तत्व देनी है। आप भारी मिट्टी में, आप भारी पानी में फसल लेना चाहते हो, तो इसमें 20 केजी के आसपास आप नीम की खली डाल दीजिए। आप इसमें 5 किलो के आसपास जो सरसों की खली होती है, उसको 12-15 घंटे पानी में भिगो के जब फर्मेंटेड हो जाए, चाहे तो नीम की खली के साथ उसको फर्मेंटेट कर दीजिए, और वो आप गोबर की जो आप गोबर की जो खाद लेके आए हो, और इसमें आप गोबर की राख भस्म डालना है, उसमें मिक्स कर दीजिए, और उसको सिंचाई के माध्यम से मैंने खेत को दे दीजिए। जब आपका खेत तैयार हो जाए, बुआई के योग्य हो जाए, आप उसमें कोई बीज डालना चाहते हो, चाहे वो किसी भी तरह की फसल का है, आप गेहूं डालना चाहते हो, जौ डालना चाहते हो, आप उसमें मटर डालना चाहते हो, आप उसमें चावल, क्योंकि चावल तो आप 200-300
मित्र में क्या करेंगे, आप इसकी जगह कुछ और चीज प्रयोग करके देख लीजिए जो आपको अच्छा परिणाम दे सके, आपके विश्वास को जगा सके। आप जो प्रयोग करने जा रहे हो, प्रयोग का अच्छा परिणाम आपको मिल सके, सकारात्मक प्रभाव आपके पास पड़ सके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले प्रयोग मेरी जो गोबर की राख भस्म है, गोबर का मूत्र है, या गोबर की राख जो गोबर की जो कल्चर है, उसका प्रयोग आप साग सब्जियों पर करिए, या आपने यदि फल खेतों पे गार्डन में फलों के पेड़ लगाए हुए उन पर करके देखिए, क्योंकि उनके परिणाम आपको यथाशीघ्र मिलने वाले हैं। सब्जियों पर 2-2.5 महीने में आपको परिणाम मिल जाएगा। आपने इधर लगाया नहीं कि आपको 1-1.5 महीने के बाद परिणाम आना शुरू, और परिणाम तो आपको हफ्ता 10 दिन में मिलना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि हफ्ता 10 दिन में जैसे ही आप इसका दूसरी सिंचाई के साथ प्रयोग करते हैं, तो आपके जो पौधे जो आपने लगाए हैं, उन पौधों की पत्तियों का विकास तेजी से होना शुरू हो जाता है। पत्तियों का हरापन और गाढ़ा हो जाता है, उस पर एक गहराई आ जाती है, चमक आ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, उनका साइज बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो पौधा विकसित हो रहा है, उसका तना मजबूत होता चला जाता है, तना की मोटाई बढ़ती जाती है, साथ ही ब्रांचेस जो टहनियां हैं वो एक के बाद एक निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही 2-3 महीने का आपका पौधा होता है, उसकी टहनियां नहीं बढ़ती, उस पत्तियों की हरियाली नहीं छाती। पत्तियों पर हरियाली छाने का अर्थ है कि आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, कि सूर्य से जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तीव्र गति से हो रही है, इसलिए आपका पौधा गहरा हरा है, उसमें ज्यादा टहनियां निकली हैं, तो समय के अनुसार उसमें फूल भी आ जाते हैं। फूल निकलेंगे तो पॉलिनेशन की क्रिया हुई, आप देखेंगे सुबह सुबह वहाँ मधुमक्खियां भी मंडाने लगती हैं, तितलियां आ जाती हैं, हमरे आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो फूल हैं उनमें प्राकृतिक गंध रहती है, प्राकृतिक आकर्षण की, क्योंकि फल फूल जो रंगों का है वो भी इन चीजों इन जीवों को आकर्षित करते हैं, तो पॉलिनेशन की क्रिया भी सहजता से हो जाती है। और पॉलिनेशन यदि सहजता से हुआ है तो निश्चित ही जो साग सब्जियां के पौधे लगाए हैं उनमें साग सब्जियां भी आप विकसित होते देखेंगे, सब्जियां आकार ग्रहण करने लग जाती हैं। यदि फलों पर इसका प्रयोग करेंगे, फलों में 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ता है कि फसल आप फलों के जो पेड़ हैं उन पे आपके अनुसार फसल नहीं आती, वो मौसम के अनुसार ही आएगी। नींबू पर करेंगे तो नींबू साल में 2 बार ही आते हैं। आप अमरूद पे करेंगे तो अमरूद सीजन में 2 बार ही आएगा। अनार पे करेंगे तो साल में 1 बार ही अनार आएगा। लेकिन सब्जियों का ये है कि आपने लगाई और 1.5-2 महीने के बाद परिणाम आना शुरू हो जाता है, चाहे वो टमाटर की हो, बैंगन की हो, भिंडी की हो, हरी मिर्च है, कोई भी सब्जी है, उसका परिणाम 1.5 से 2 महीने में आना शुरू हो जाता है। जैसे ही फसल बढ़ी तो 60-70 दिन के बाद उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। कुछ साग सब्जियां तो ऐसी हैं 30-35 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और आपको पहला जो सब्जी है वो आपको 45 से 50 दिन में मिल जाती है। तो आप उसके साइज को देख के, उसके गंध को देख के, उसकी जो संख्या को देख के आप विस्मित हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब्जियों पर इसका प्रयोग करके देखिए, सब्जियों से आप अपने को संतुष्ट कर लीजिए, फिर आप इसको और चीजों में प्रयोग करके देखिए। फिर चाहे गेहूं में करिए, चावल में करिए, कॉटन में करिए, मटर में करिए, किसी भी चीज में आप इसका प्रयोग करें, और बिना किसी संकोच के करें। कोई महंगा तो है नहीं। और साथ ही ये चीज है कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसके बाद आपकी मिट्टी की संरचना में बदलाव होगा, मिट्टी बदलनी शुरू हो जाती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। मिट्टी में नमी का अर्थ है कि अब आपको कम मात्रा में जल की आवश्यकता है। आपकी मिट्टी जल को सोखना शुरू कर देती है, जल को बांधना शुरू कर देती है, और ऐसे में न केवल जल की कमी घटती है, बल्कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जल का लेवल भी ऊपर आना शुरू हो जाता है। यदि आप खारे पानी में ये आप कोई किसी तरह का फसल दे रहे हो तो खारे पानी का प्रभाव भी घटता चला जाता है, क्योंकि इसमें जो गोबर में ऐसे विशेष रसायन रहते हैं जो कई तरह के जो प्रतिकूल रसायन हैं उनकी क्रियाओं को न्यूट्रल कर देते हैं। गोबर तो संपूर्ण खाद माना गया है, गोबर मिट्टी के लिए संपूर्ण आहार माना गया है। जैसे हम कहते हैं ना कि दूध मनुष्य के लिए संपूर्ण आहार है, दूध तो बच्चों के लिए एकमात्र पोषक है। और एक चीज और भी देखा होगा दूध को लेकर, तो आपने जो मांसाहारी जीव हैं, जो जीव और मांस पर निर्भर रहते हैं, इनका मुख्य आहारी मांस है वो, और उसके अलावा कुछ लेते ही नहीं। उन मांसाहारी जीवों का भी प्रारंभिक भोजन
जीवन रखे को शारीरिक विकास के लिए दूध की जरूरत पड़ती है, वो माँ के दूध से ही अपने को विकसित करती है, ये नियम है। तो यदि गोबर की बात की जाए तो मिट्टी के लिए से बढ़ के कोई खाद नहीं है, कोई पोषकता नहीं है। लेकिन हमारे पास अब इतनी गोबर की खाद बची हुई है, और ये गोबर की खाद हमें देसी गाय की मिल जाए, क्योंकि हमने सब इतने पशुओं में गाय को अपनी माँ के रूप में चुना है, तो कुछ गुण रहे होंगे। हम उन गुणों को नहीं पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनको अनुभव किया, और अब तो उस वैज्ञानिक प्रयोग भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ पूजन का कार्य लेके, कोई प्रचार प्रसार का कार्य लेके, इससे अलावा गाय को हमने अपने रिसर्च का केंद्र नहीं माना, लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं यहाँ गाय उनकी रिसर्च का केंद्र है। इसलिए गौमूत्र को वो औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जैव रसायन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, खेतों के लिए जो इंसेक्टिसाइड के लिए प्रयोग कर पा रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर के लिए कर पा रहे हैं। तो वहाँ अद्भुत रिसर्च हो रहे हैं, और उनकी हमारी तो अपनी ज्ञात है कि गाय में अद्भुत क्षमता है, लेकिन आज कई कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इस बात को सत्यापित किया है कि गाय के पेट के अंदर लाखों तरह के ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो विशेष गुण रखते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी को बदलने के लिए, प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष क्षमता रखते हैं। तो यदि आप गाय के गोबर की जो राख है आप अपने मिट्टी में प्रयोग करेंगे, खेत में प्रयोग करेंगे, तो उसकी न केवल संरचना बदलेगी, बल्कि उसकी पोषकता में सुधार आता जाएगा, और कम पानी में, खारे पानी में, भारे पानी में आप खेती ले पाएंगे, और अच्छी खेती ले पाएंगे, किसी भी तरह की खेती ले पाएंगे। आपकी मिट्टी रेतीली है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, ह्यूमस नहीं है, पानी ठहरता नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसके प्रयोग से, निरंतर प्रयोग से आपकी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा आपकी मिट्टी में कई जीव आपको भ्रमण करते शुरू देखते, आप देखेंगे केंचुआ आ जाता है, आप गुबैल आ जाता है, दीमक भी वहां नजर आना शुरू हो जाता है। दीमक किसान के लिए हानिकारक नहीं है, हमारे दिमाग में बैठा दे दिया है कि दीमक नुकसानदायक है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि वहां आपके खेत में बरसात के दिनों में मेंढक भी टर्राने लगते हैं, तितलियां आ जाती हैं, भंवरे आ जाते हैं, तो मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा चीज है, आप इसको प्रयोग करके देखिए। क्योंकि बहुत सारे मित्र इसका प्रयोग करना चाहते हैं, ये झिझकते हैं, तो आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक खेती का मूल स्तंभ है। वही देसी गाय के गोबर से हमने तैयार किया है। गाय की 3 चीजें हमने विकसित की है, वो तीनों अद्भुत हैं। आप एक बार ट्रायल करके देखिए, ये कोई 1000, 10, 20 हजार का काम नहीं है, और सहजता से जितने का हमें प्रोडक्ट बनता है उतना कुरियर का चार्ज लगता है। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, आप किसी बात का क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे मैसेज बॉक्स कमेंट दे सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।